नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजधानी गुलाबी शहर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए विधायकों और मंत्रियों को मंत्र दिया है। मंत्र ये कि आपको भ्रष्टाचार से दूर रहना है, आपको गुटबाजी नहीं करनी है। ये दो बड़ी परेशानी अशोक गहलोत सरकार के सामने रही थी और इन दोनों से दूर रहते हुए कैसे 2024 का चुनाव जीतना है। इतना ही नहीं, पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि 5 साल बाद होने वाले चुनावों की तैयारी भी अभी से बीजेपी ने शुरू कर दी है, क्योंकि वो रिवाज बदलना चाहती है 5 साल बाद। 5 साल बाद क्या होगी हकीकत, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन 2024 की तैयारी में देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के विधायकों और मंत्रियों के साथ जो संवाद स्थापित किया है, उसमें उन्हें कितनी सफलता मिली है, ये एक सवाल है। और आने वाले दिनों में इसका असर कितना देखने को मिलेगा एग्जीक्यूशन में, सरकार की मशीनरी में, ये हम देखेंगे। अभी हमारे साथ खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान की सरजमी पर देश के प्रधानमंत्री के आने से क्या संदेश बीजेपी की तरफ से गया है और देश के प्रधानमंत्री ने भी राजस्थान वासियों से क्या कुछ अपेक्षाएं की है। हमारे साथ मनीषा सिंह प्रवक्ता है बीजेपी की, प्रतिष्ठा यादव कांग्रेस से, राधेश्याम उपाध्याय आम आदमी पार्टी से, राकेश वशिष्ठ वरिष्ठ पत्रकार भरतपुर से, राजेंद्र मधुकर राजनीतिक विश्लेषक शेखावाटी से, सनी सेबेस्टियन वरिष्ठ पत्रकार जयपुर से, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जयपुर से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मनीषा सिंह जी आपसे ही करना चाहेंगे। मनीषा जी, प्रधानमंत्री की बैठक में आपको शामिल होने का मौका मिला? मौका तो बिल्कुल नहीं मिला। हाँ, लेकिन जिस तरह से जो मंत्र दिए गए हैं उनके बारे में ज़रूर मैं बताना चाहूँगी कि मोदी जी का मंत्र, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मोदी जी का मंत्र है सुशासन का मंत्र, मोदी जी का मंत्र है भारत के विकास का मंत्र, मोदी जी के का मंत्र है भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का मंत्र। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए हर एक व्यक्ति तक जनहित की जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का मंत्र। तो यहाँ पे मोदी जी पधारे सबसे जो हमारे राजस्थान वीर की धरा पर, और वहाँ पे इन्होंने जिस तरह से सभी को मंत्र दिया, एक सुशासन का मंत्र दिया, यही एक सच्चे नेता, सच्चे उनकी निशानी है। और जहाँ पर देखा जा रहा था, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार मुक्त हो, हर एक आप गांव-गांव तक पहुँचे, जो हमारी योजनाएँ हैं, देश की योजनाएँ, वो गांव-गांव तक पहुँचे। उन्होंने हर एक जनप्रतिनिधि को कहा कि आप गांव तक पहुँचे और वहाँ पे उनके साथ समय बिताएँ। मोदी जी ने मंत्र दिया कि डिज़ायर है जो भ्रष्टाचार को रोकेगी, जो कि आगे डिज़ायर के बारे में कोई भी जिस तरह से देखा जा रहा था कि आप सुन पा रहे हैं? जी, जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। सवाल ये है मनीषा सिंह जी कि आप जी। जैसे प्रवक्ता जो रोज़ाना मीडिया के सामने लोगों से रूबरू होते हैं, लोगों को पार्टी का संदेश देते हैं, उनमें से भी बड़ी संख्या में प्रवक्ता महरूम रह गए, उनसे बातचीत नहीं कर पाए, उनके मंत्र को सुन नहीं पाए। तो फिर आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे? आपको उनका मंत्र किसके ज़रिए मिला? कहाँ से मिला? कितने लोगों से आपकी बातचीत हुई? देखिए, सभी को पता चल गया है उनके मंत्र का तो। और इवन जिस तरह से कई बार हम लोग मिले, हम लोग जो भी प्रतिनिधि है उनके थ्रू हमारे पास में आया, हम लोगों ने सुना, आपने देखा। आज सबसे बड़ी जरिया तो आप लोग हैं, आप लोगों ने खुद ने भी उस तक पहुँचे हैं आप लोग। तो यहाँ पे मंत्र सभी को मिल चुका, सभी को पता चल चुका है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन शासन करना है। उन्होंने जिस तरह से बताया कि हर गरीब तक पहुँचना है, और हर किसान की को लाभ पहुँचाना है, हर युवाओं पार्टी के प्रवक्ताओं को प्रधानमंत्री का मंत्र मीडिया के माध्यम से, हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से मिलता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वो प्रधानमंत्री के मंत्र को कितना ले पाए। कोई बात नहीं मनीषा जी, निराश मत होइए, मौका आपका भी आएगा नहीं, कभी बिल्कुल जरूर। निराशा की पार्टी नहीं। में यहाँ बड़ी संख्या में। आशावादी होने होने का दिन है, जब जी, प्रधानमंत्री जी खुद स्वयं भाजपा कार्यालय में आकर जब सब कार्यकर्ताओं को, सब विधायकों को, सब जनप्रतिनिधियों को उन्होंने कहा है, यहाँ पे आके मंत्र दिया है, एक सुशासन का मंत्र है जो कि बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मकता की ओर लेके जाता है आगे। और जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि
हर एक कार्यकर्ता यहाँ पे आशा उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी कहा है कि हर एक कार्यकर्ता काम करे, क्योंकि किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी किसी भी ठीक है मनीषा जी, वापस आएंगे आपके पास। प्रतिष्ठा यादव जी, प्रधानमंत्री देश के प्रदेश की राजधानी में है और निर्वाचित नई जो सरकार है उससे रूबरू हो रहे हैं, और संदेश जो दिया है वो न सिर्फ बीजेपी के लिए है, वो संदेश कांग्रेस पार्टी के लिए भी है। आप महसूस करती हैं आपकी पार्टी में भी चर्चा है इस बात को लेकर? नहीं, हमारे हमारे लिए क्या, हम महसूस ये कर रहे हैं कि देखिए सबसे बड़ी चीज तो अभी मनीषा जी ने कहा कि ये भी आश्चर्य की बात है कि जो मीडिया में आकर बात रखते हैं उन तक उनको शामिल करना, मेरे ख्याल से किसी भी पार्टी का हो तो वो सबसे मस्ट होता है, क्योंकि वो लोग अच्छे से समझेंगे तो अच्छे से पैरवी कर पाएंगे। लेकिन कल से हम एक महिमा मंडन सुन रहे थे कि आम कार्यकर्ता की तरह मिल रहे हैं मोदी जी, कोई देश के प्रधानमंत्री की तरह नहीं, बीजेपी के एक वर्कर की तरह है, वो आम कार्यकर्ता से मिलते हैं। तो ये चीज तो अभी मनीषा जी ने कहा उससे साफ हो गई कि कितना प्रोटोकॉल था और कितना आम कार्यकर्ता से कितनी मुलाकात हो पाई उनकी। तो ये चीजें तो एक नंबर एक तो यहाँ पर साफ हो गई। दूसरी बात, ये कोई नई चीज नहीं है, कोई भी सरकार बनती है, मीटिंगें होती है, चीजें मतलब इस तरह के वो दिए जाते हैं कि ये करना है ये नहीं करना है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि आपने मीना जी आपने भी देखा होगा कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट के अंदर 1.5 साल के अंदर क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो 31% घट गई। 31% का बेनिफिट आम आदमी को नहीं मिलना है, किसी ना किसी घोटाले की तरफ भी इंगित करता है। हालांकि बीजेपी का एक वो है कि आप विपक्ष पर तो रेड डालिए, विपक्ष पर तो कार्रवाई कीजिए, लेकिन अपनी सरकार में कितने घोटाले हो रहे हैं उस पर कोई किसी का ध्यान नहीं जा रहा। क्योंकि जो बेनिफिट जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट के अकॉर्डिंग जब हमारी सरकार यूपी गवर्नमेंट थी तो $120 पर बैरल क्रूड ऑयल की कीमत थी, जो उस टाइम हम 70 रुपए पेट्रोल दे रहे थे और 55-56 रुपए लीटर डीजल था। तो बहुत महंगाई की बात मोदी सरकार जिस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाकर आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो वो सारी चीजें वो बढ़कर कई गुना हो गई वो महंगाई। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का कोई ना कोई घपला है, क्योंकि पीएम केयर फंड का भी उन्होंने हिसाब नहीं दिया देश को कि वो कितने पैसे आए, कहाँ खर्च किए, कहाँ नहीं। तो ये सारी चीजें, क्योंकि कथनी और करनी का जो फर्क बीजेपी का है वो सबसे बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली चीजें हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि महिमा मंडन करना और वो कहते हैं ना एक तिल का ताड़ बनाकर जो दिखाया जा रहा है वो चीजें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो है हकीकत में मतलब थोड़ा सा है, लेकिन उसका जो बढ़ावा है वो इस तरह से दिखाया जा रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से बीजेपी की एक स्ट्रेटजी भी रही है। और कहीं ना कहीं मतलब इस सब में इफ यू डोंट माइंड कि मीडिया का भी सहयोग इस चीज में मिलता है कि भाई नहीं जो हो रहा है थोड़ा सा भी होता है तो उसका बहुत बड़ा तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन जो बहुत सारी चीजें जो देश 2014 से वेट कर रहा है कि हम गृहणियां वेट कर रहे हैं कि महंगाई कब कम होगी, क्योंकि हमें चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें जिन पर मोदी जी का ध्यान नहीं है, केवल और केवल शोबाजी ज्यादा नजर। प्रतिष्ठा जी, आज देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश में है, इस बात की हमें खुशी होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री से हम क्या चाहते हैं इसकी हमारी तैयारी होनी चाहिए। बतौर विपक्ष आप मांग रखिए, आपका अधिकार है, और जनतंत्र में सड़क से लेकर संसद और विधानसभाएं मंच होती हैं। तो कांग्रेस ने क्या ड्राफ्ट तैयार किया कि नई सरकार से प्रधानमंत्री आए तो उन्हें क्या करना चाहिए, ये हम देख सकते हैं, हमें देखना चाहिए, प्रदेश की जनता को भी देखना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी को भी देखना चाहिए। आपकी तैयारी भी जिस तरह से मीना शर्मा जी ने कहा, आपकी खुद की तैयारी पूरी होनी चाहिए। प्रतिष्ठा जी, हर बात में आलोचना नहीं हो सकती। अगर मीना जी मैं आलोचना अगर ये एक इवेंट मैनेजमेंट है तो भी हमारे घरों में शादियों से लेकर तमाम तरह के जो आयोजन होते हैं उसमें भी हम इवेंट आयोजित करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें इस बात पर खुशी होनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री ने 2 दिन का समय जयपुर के लिए निकाला है।
जो 2 दिन का समय जयपुर में निकल रहा है, उससे जयपुर को, प्रदेश को क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा, इसकी रूपरेखा आपकी तरफ से जरूर होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की तरफ से। बहरहाल मैं आपके पास आऊंगी। राधेश्याम उपाध्याय जी, प्रधानमंत्री ने राजस्थान आकर जो संदेश देने की कोशिश की, प्रतिष्ठा जी मैं आपके पास वापस आऊंगी, प्लीज सभी बोलिएगा। प्रतिष्ठा जी मैं आपके पास आऊंगी, तभी वापस बोलेगा, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। राधेश्याम उपाध्याय, प्रधानमंत्री अपना संदेश देने में कितने कामयाब हुए हैं राधेश्याम उपाध्याय जी? जी मीना जी, मैं सुन रहा था बीजेपी प्रवक्ता को कि हमें बड़ी खुशी की बात है कि हमारे राजस्थान के अंदर देश के प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं और कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं और वो उन्हें मंत्र दे रहे हैं कि हमें 2024 का जो चुनाव है वो कैसे जीतना है। ये मंत्र दिया है उन्होंने, ये नहीं कहा कि आपको क्या करना है क्या नहीं, जनता की इतनी कोई ऐसी बात नहीं की उन्होंने। उनका मंत्र यही है कि हमें 2024 चुनाव जीतना है और उन्होंने ये भी कहा कि आप किसी गुटबाजी में शामिल नहीं होंगे। यानी उनको कहीं ना कहीं, देखिए मीना जी, उनको इस बात का भय तो है कि गुटबाजी तो होगी, यानी कि ये समुद्र की शांत लहरें कहीं ना कहीं तूफान लाने के विचार तो कर रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसा है इनमें। लेकिन जो भी हो वो भारतीय जनता पार्टी देखे, लेकिन ये बात भी है कि राजस्थान की जनता को क्या फायदा मिलना चाहिए। ठीक है, पिछली सरकारों से जो गलतियां हुई है उनको भारतीय जनता पार्टी यानी भजन लाल जी की सरकार तो ना दोहराए, ये तो होना ही चाहिए। आज अगर हम बात करें कि मोदी जी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है, उन्होंने एक अभी मेरे सामने जैसे आया है कि उन्होंने नमो ऐप भी जारी की है, जिसके माध्यम से वो कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे या उनके माध्यम से उनका फीडबैक लिया जाएगा, ऐसा एक उन्होंने ऐप जारी भी किया है और उन्होंने काफी मंत्र दिए हैं। और मैं कहता हूँ ये मंत्र और ये सीधियां तभी कामयाब होगी कि इनकी योजनाएं जनता तक पहुंचे, क्योंकि जो भी पार्टियां सब योजनाएं बनाती है वो पहले उनके उद्योगपतियों की होती है। तो खैर ये मेरा आरोप लगाने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप शिक्षा का मॉडल दीजिए। राजस्थान के अंदर शिक्षा का स्तर काफी नीचा है, यहाँ पर रोजगार के साधन आयाम उपलब्ध होने चाहिए, यहाँ पर अच्छे अच्छे सिस्टम बनने चाहिए ताकि एक अच्छी सरकार हो, जनता को रिलीफ मिले। अभी आयुष्मान योजना है, इससे पहले जो चिरंजीवी योजना थी वो बंद हो, काफी हॉस्पिटलों में जनता को राहत नहीं मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री राजस्थान की जनता को राहत दें, जो उन्होंने चुनाव के समय वादा किया है, क्योंकि 2024 में चुनाव है मीना जी। मंत्र यही दिया गया है कि हमें ये चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ना है, क्योंकि मैंने अभी एक फोटो देखी है मोदी जी की, उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं सिकन है। आपको मोदी जी के चेहरे पर जो शिकन नजर आ रही है, उसकी चिंता उन्होंने गुलाबी शहर में अपने विधायकों और मंत्रियों के साथ निश्चित रूप से साझा की होगी। जब आपको शिकन देखने को मिल रही है तो मंत्रियों और विधायकों को भी देखने को जरूर मिली होगी। ऐसे में सवाल ये उठता है सनी सेबेस्टियन जी कि चिंतित मोदी जो विपक्ष को नजर आ रहे हैं, अपनी पार्टी के तमाम विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठकर अगर चिंतन कर रहे हैं 2024 का, और दूसरे विपक्षी दल चाहे वो कोई भी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, वो भी 2024 की बिसात पर उस तरह से एक साथ एकजुट मंत्रणा नहीं कर रही है, तो करने वाले को फायदा होगा कि नहीं करने वाले को फायदा होगा, चाहे वो चिंता के साथ ही क्यों ना हो। नहीं तो मोदी जी और इनके पार्टी हमेशा बाकी लोगों से आगे रहता है, और इतना चुनाव जीतने के बाद फर्स्ट विजिट है या सेकंड विजिट मानो मंत्रिमंडल का फॉर्मेशन के बाद, इसमें कोई चिंतित होने का तो ऐसा लग रहा है, तो आई डोंट थिंक वो एक्साग्रेशन ही मानूंगा मैं। चिंता तो बाकी लोगों को, जैसे आपने कहा, वो उनको ही होना चाहिए। अगर उनको नहीं हो रहा तो उनका कुछ प्रॉब्लम है ना। इनका तो जुबिलेशन का, सेलिब्रेशन का टाइम है, तो इनका टाइम है, मोदी जी का टाइम है, बीजेपी का टाइम है। इसमें तो ग्रैड रखने का कोई मतलब ही नहीं है। मेरे को भी ऐसा कोई फीलिंग ही नहीं है कोई ग्रैड इसमें होना चाहिए किसी को। अच्छा, और इनका मैसेज इस तरह का होता है, एक तो डायरेक्ट मैसेज है, तो ओपनली जो बोलता है वो मैसेज है, पार्टी वालों को या एमएलएस को या मंत्रियों को या चीफ मिनिस्टर को तो 1-on-1 होता है, या फिर इनडायरेक्ट मैसेजेस होता है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। इन्होंने इस तरह का जो कुछ इंगित किया है, इसका मतलब ये निकलेगा इस तरह का। फिर और आएगा हिडन मैसेजेस, ये सारे। अभी तो टाइम है, एक दिन ही हुआ है, तो मैसेजेस तो खूब आएगा, जिनको मतलब जो
क्लोजली वॉच करने वालों के लिए तो बहुत सारे मिलेगा चीजें, पार्टी वालों के लिए भी और नॉन बीजेपी वालों के लिए और न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स के लिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, तो अच्छा है 3 दिन रह रहे हैं तो क्लोज स्टडी के लिए अच्छा मौका है। और मेरे ख्याल से इन्होंने फर्स्ट डे में ही एक आया ना मंत्रिसभा जो है, मंत्रियों को तो तो डिपार्टमेंट्स तो दिया है, वहां से स्टार्ट हुआ ना, तो कुछ तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं है कोई मतलब कुछ नहीं हो रहा है टाइप, बहुत सारी चीजें होंगे बीच में 2-3 दिन में, ये मेरा मानना है। तो ये जो बहुत सारी चीजें हो रही हैं उसमें एक फैक्टर राजस्थान की राजनीति में चुनावों से पहले, चुनावों के बाद और अब मंत्रिमंडल के बाद भी वसुंधरा राजे का तस्वीर फोटो जो है वो श्याम सुंदर शर्मा जी बीजेपी मुख्यालय से दूरी बना रहा है। ये भी एक संदेश है, जिस तरह से सनी सेबेस्टियन जी ने कहा कि क्लोजली वॉच करने वाले और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो जो गुटबाजी का संदेश साफ साफ दिया गया है वो एक नसीहत भी मानी जानी चाहिए मंत्रियों और विधायकों को कि भाई कांग्रेस काल में जो गुटबाजी की राजनीति 5 साल तक चलती रही, यहाँ 5 दिन भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जीरो टॉलरेंस की नीति है। प्रधानमंत्री के ये कहने का मतलब ये साफ है श्याम जी? नहीं जी, सबसे पहली बात तो कि प्रधानमंत्री होकर के अगर भाजपा के दफ्तर में आकर के अगर अपने कार्यकर्ताओं और विधायकों और मंत्रियों से बातचीत करते हैं तो ये सकारात्मक रूप माना जाना चाहिए। अब उन्होंने देखिएगा इस पार्टी कार्यालय के अलावा अगर वो होटल में करते 5 स्टार में या राजभवन में भी कर सकते थे, जिस प्रकार से मनमोहन सिंह आते थे तो वो बुद्धिजीवियों से बातचीत करते थे या विधायकों से कैबिनेट से बातचीत करते थे, तो वो पार्टी कार्यालय में कभी नहीं आए क्योंकि पार्टी की बात नहीं करते थे। वो तो सोनिया जी के भरोसे उन्होंने छोड़ रखा था। यहाँ क्योंकि देखिएगा कि यहाँ जेपी नड्डा नहीं थे, कल केंद्रीय गृह मंत्री देखिए अमित शाह भी नहीं थे। वो खुद आकर के कहने लगे कि देखिएगा जिस कारण से हम सत्ता में आए हैं, अब हम सत्ता में आने के बाद हमारे ऊपर भी वही उंगलियां उठेगी। जब हम कांग्रेस के ऊपर कहते थे कि भाई तबादलों में, भ्रष्टाचार में या सब आम लोगों के साथ रह करके हम जो न्याय करना चाहते थे न्याय नहीं कर पाए, इस कारण से हमको सत्ता में दिया है। तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि तबादलों से दूर रहो, गुटबाजी से दूर रहो, या आप एक रात 1 महीने में एक गांव में गुजारो जाकर के, वहां का वास्तविक स्थिति देखो, तो धरातल पे देख के आओ कि बीजेपी की जो चीजें मैंने दी है, कल्याणकारी योजनाओं को किसको लाभ मिला, किसको नहीं मिला, ये सब रिपोर्ट बना करके आप तैयार भी कीजिए, संगठन को भेजिए और मेरे को ऐप के माध्यम से, नमो ऐप का आजकल ज्यादा प्रचार प्रसार चल रहा है, तो एम्बेसिडर भी बना रहे हैं आजकल नमो ऐप के, तो देखिएगा। लेकिन वो विश्वास के साथ जिस तरह से कहना चाहते थे, अब पता नहीं विधायकों से सीधा संवाद किया कि नहीं किया, मुझे नहीं पता, क्योंकि हम और आप बाहर थे। हम लोगों को केवल फोटो में भी एक दिन बाद मालूम पड़ी कि मोदी जी आकर के कैसे घुले, कैसे मिले, ये अभी तक कोई पूरी तरह से स्पष्टता नहीं आ पाई ना। बहुत गोपनीयता के आधार पर उन्होंने संदेश देने का काम किया, अच्छी बात है, कार्यकर्ताओं से मिलना करना ये तो अच्छी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं। इसका रिजल्ट आपने आज देखना शुरू किया कि सचिवालय में आज शनिवार था, हलचल देखने को मिली। जो वित्त मंत्री जी ने पहली बार वित्त विभाग के अधिकारियों से बातचीत की, मुख्यमंत्री जी ने भी विधानसभा में जाकर के विधानसभा कमेटी जो बनी है, हाउस कमेटी, उसका निर्माण भी हो गया और बहुत सारी चीजों को लेके बातचीत की और बहुत सारे ऐसे गतिविधियां देखने को मिली, क्योंकि प्रधानमंत्री मौजूद है, उनको पता है कि मैंने संदेश दिया, उसका संदेश का अर्थ जा क्या रहा है, विभागों ने संभाल लिया और बहुत सारे मंत्रियों ने अपने अपने विभाग के अधिकारियों से प्रारंभिक तौर पर बातचीत करने का सिलसिला शुरू किया। हाँ, ये सकारात्मक माना जाना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री, क्योंकि आज तो जो पूरे देश के गृह विभाग के लोग आए हुए हैं, उनसे बातचीत करने के लिए गए हुए हैं और देखिएगा पूरे टाइम वो राजभवन की बजाय वहीं पे मौजूद हैं, 13-14 घंटे अगर वो रह करके उनके बीच में जो आंतरिक और जो जिस तरह से कानून पास किए गए हैं और सारी चीजें जो कल गृह मंत्री जी ने अपना लेखा जोखा रख करके जो बात करनी चाहिए, उसके बाद आज प्रधानमंत्री जी उस पर क्या कुछ अभी रिएक्ट करेंगे वो तो अभी अपने को सामने मिलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर 3 दिन का जो मुख्यमंत्री ने जो इंटरनेशनल सभागार बनाया, आज देखिए काम आ रहा है ना, प्रधानमंत्री उसी में बैठक कर रहे हैं क्योंकि सुरक्षित जगह और ठीक जगह मानी गई।
तो ये तो मानना चाहिए कि पूर्व मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने वो स्थान अच्छा बना दिया, जो प्रधानमंत्री के लायक भी है। और जिस तरह से इंटरनेशनल अगर ये अब क्योंकि प्रधानमंत्री की बैठक होगी तो अब तो कोई सी भी बैठक बिड़ला सभागार में नहीं होगी, सरकारी उसमें होगी। क्योंकि पहले निजी में होती थी, निजी तो कितने रास्ते थे आपको पता है उसके, लेकिन वो सुरक्षित तरीके से बनाया गया है। हाँ, हमारे राजस्थान को क्या उपलब्धि होगी ये तो देखिएगा कि प्रधानमंत्री के जाने के बाद हम राजस्थान वासियों को क्या मिला। अभी तो क्योंकि केवल अपने विधायकों को और मंत्रियों को संदेश तो देने का काम ठीक कर दिया, लेकिन राजस्थान को उस नाते से क्या कुछ दे के जाएंगे वो, क्योंकि अभी हमको तो अब अधिकार है, क्योंकि हमारे प्रभारी के रूप में प्रधानमंत्री थे चुनाव के अंदर। अब हमने उनको 115 सत्ता में ला करके उनको तो दे दिया, तो वो यही कह रहे थे जनता ने हमको दे दिया आश्वासन। अब हमारा ध्येय है कि 20% वोट कैसे बढ़े, इसके लिए हमको धरातल पर पार्टी का काम करना पड़ेगा। और जितने मंत्री पदाधिकारी हैं वो अपना पद छोड़े और एक पद एक उस पे काम करना शुरू करें। तो अब स्वतः ही देना चाहिए जितने उपाध्यक्ष हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी उपाध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री जी को पद छोड़ना चाहिए, बाकी को भी सबको पद छोड़ करके एक संदेश देने का काम चाहिए कि भाई हमने तो सत्ता का हिस्सा बन गए, इसलिए हम पार्टी के पदाधिकारी छोड़ते हैं पद। ये सब जी, चीजें देख तो करनी पड़ेगी। ये सब भी प्रक्रिया में आने वाले समय में निश्चित रूप से संगठन में भी, क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री राजस्थान के दोनों ही एक ही समाज से आते हैं, जो कि स्वीकार्य नहीं होगा सामाजिक गणित बैठाने में। तो निश्चित रूप से ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में जो बदलाव होना है उसको लेकर भी आने वाले दिनों में काम आगे बढ़ेगा। राकेश वशिष्ठ और राजेंद्र मधुकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया पेशेंस के लिए, काफी देर से आपके पास पहुंच रहे हैं। राकेश जी, जो प्रधानमंत्री की बैठक में शामिल होने के लिए लोग गए हैं, उनमें से किसी से आपकी मुलाकात, कोई बातचीत हुई, कुछ आपको फीडबैक मिला, किस तरह की बैठक रही, विधायकों और मंत्रियों से जो संवाद हुआ उसमें क्या प्रधानमंत्री ने संदेश दिया? नहीं, अभी तो वो सब जयपुर ही है, क्योंकि आज भी उनकी बीजेपी की कोई मीटिंग होनी थी, तो लौट कर तो वो अभी नहीं आए हैं। लेकिन जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स मिल रही हैं उसके अनुसार ये तो सुनिश्चित है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो आह्वान किया है उसको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ जाना चाहता हूँ। पिछले 20 साल से राजस्थान में जो राजनीति रही, वो चाहे भाजपा की रही चाहे वो कांग्रेस की रही, बड़ी उठापटक वाली, आपस में गुटबाजी की, और शासन को सुशासन नहीं कह सकते थे। और इसका खामियाजा हमेशा जो रूलिंग पार्टी थी उसको एंटी कम्बेंसी के रूप में मिला, सत्ता का परिवर्तन हुआ। चाहे वो वसुंधरा सरकार हो चाहे वो गहलोत सरकार हो, दोनों के काम करने का तरीका एक सा ही था, जिसको कि हमने एक रिवाज के रूप में मान लिया, जबकि ये रिवाज नहीं था। ये उनकी नाकामियां थी जिसके कारण जनता को त्रस्त होना पड़ा था। जो जनता जमीन पर रहती है, आपको ध्यान हो तो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान 2019 का जो चुनाव हुआ था, 2018-19 का, तब ये नारा लगा था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैठ नहीं। उसका लोगों का आक्रोश था उनके प्रति। कांग्रेस शासन के दौरान पिछला जो 5 साल का टेन्योर निकला, पायलट और गहलोत जी के प्रति जो आपस में जितनी जूतम पजारी कहना सही है हुई है, उससे कोई भला ना तो जनता का हुआ ना पार्टी का हुआ, और पार्टी कमजोर हुई। तो ये सब बातें बहुत जरूरी है कि पार्टी में एकजुटता रहे, गुटबाजी ना हो, और शासन को सुशासन की दृष्टि से चलाने का प्रयास हो। अब सवाल यह है, नई सरकार आई है, भजनलाल जी नए मुख्यमंत्री बने, अप्रत्याशित रूप से इनका नाम सामने आया है। भाजपा नेतृत्व, मैं जो समझ रहा हूँ, भाजपा नेतृत्व यह मानता है कि अगर अब की बार हम सही ढंग से सुशासन करने में कामयाब रहे, क्योंकि जब वसुंधरा जी थी उनकी पार्टी हाईकमान से हमेशा ही टसल रही, हर पॉइंट पर झगड़ा होता था, अड़ जाती थी, वो बात नहीं मानी जाती थी, उससे माहौल अच्छा नहीं रहता था, पार्टी में रहता था, गुटबाजी बढ़ी थी। पिछले 5-7 साल के दौरान पार्टी हाईकमान ने उनको कमजोर करने का प्रयास किया, जिससे कि उनकी जो लॉबिंग है, उनके जो समर्थक हैं, उनको धीरे धीरे कमजोर करने का काम किया। अब पार्टी हाईकमान ये चाहता है कि हम जो चाहते हैं वही काम राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार को करना चाहिए। जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारी सोच है, उसके अनुसार राजस्थान में काम होना चाहिए। इसी के अनुरूप ही उन्होंने भजनलाल जी का चयन किया। भजनलाल जी क्या कि खुद की तो पार्टी में अभी ऐसी कोई दमखम है नहीं, वो तो केवल एक
ऊपर से एक कार्यकर्ता के रूप में आए हैं, उनको आगे चलना है, आगे बढ़ना है, तो वो पार्टी हाईकमान के निर्देशानुसार अपना काम करना पड़ेगा। पार्टी हाईकमान का इतना कब्जा है, अब इतना दबदबा है कि कोई फिलहाल, अभी आगे तो कह नहीं सकता, आगे तो किसने देखा है, लेकिन फिलहाल 6 महीने साल भर तक कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री इस बात की हिमाकत नहीं कर सकता कि वो गुटबाजी करने की कोशिश करे या करे पड़े, क्योंकि अब चीफ मिनिस्टर वो है जो कि पार्टी हाईकमान चाहता है, और चीफ मिनिस्टर वो काम करेंगे जो पार्टी हाईकमान कहेगा। इसलिए हम, दूसरी बात, मोदी जी के बारे में सुशासन की बात सब जगह कहते हैं वो, तो उनकी बात पर थोड़ा सकारात्मक रूप से लेना चाहिए, क्योंकि इसकी नीयत में मैं सोचता हूँ कि फेर नहीं है। तो राजस्थान में पिछले 15 साल से, खास करके अगर हम 25 सालों को छोड़ भी दें, शुरू के पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पहले कार्यकाल और अशोक गहलोत के पहले कार्यकाल को अगर हम छोड़ भी दें, तो पिछले 3 कार्यकालों में 2 बार अशोक गहलोत और 1 बार वसुंधरा राजे, पिछले 15 सालों से राजस्थान गुटबाजी और केंद्र की नाराजगी का ही शिकार रहा। राजस्थान का शासन, राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुखिया राजस्थान की विस्तार और विकास को रफ्तार नहीं दे पाए, ये सच है। और यही इस प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री और सरकार के सामने चुनौती है कि वो पिछले 15 साल के गैप को कैसे फुलफिल करे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही संदेश देने की कोशिश की है और इसे सकारात्मक रूप से लिया जाना चाहिए वरिष्ठ पत्रकारों की नजर से। राजेंद्र मधुकर जी, शेखावाटी के लोग भी पहुंचे होंगे मीटिंग में, अगर किसी से आपकी कोई बातचीत हुई हो, कुछ आपके पास जानकारी हो विधायकों ने और मंत्रियों ने, क्योंकि वैसे तो हमने एक वीडियो आज बहुत दिलचस्प देखा है, आप सबने देखा होगा कि किरोड़ी लाल मीणा जैसे वरिष्ठ ऐसे मुंह पर अंगुली रख के मीडिया के साथियों को बोल रहे थे चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना है। एक संदेश बहुत बड़ा था उसमें भी, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा को भी अपेक्षित मंत्रालय नहीं मिला है, लेकिन साफ कह दिया है गुटबाजी नहीं करनी है प्रधानमंत्री ने। तो ऐसे में सबको ऐसे ही रहना है। राजेंद्र मधुकर जी, इस बात को तो मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री एक कुशल संगठन करता है और उन्हें अनुशासन बहुत पसंद है। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपने देखा, कल उन्होंने बताया कि जहां से मैं आता हूं यानी सीकर से, और यहीं से दांतारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, जहां से 1952 में पहली बार स्वर्गीय भैरू सिंह शेखावत, जो 1952 में पहला चुनाव उन्होंने दांतारामगढ़ से लड़ा, उनका उदाहरण उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि देखिएगा, भैरू सिंह शेखावत भी परेशान थे। जब मैं पार्टी में महासचिव था तब एक थैला लेकर आए थे डिजायर का, उन्होंने कहा था कि मुझे पसंद नहीं है। तो उस उदाहरण के माध्यम से कहना चाहते थे कि जो जितने भी विधायक बने हैं, आप ये चिंतन मत कीजिएगा कि कौन अफसर कहाँ लगा हुआ है, कौन अधिकारी कहाँ लगा हुआ है, इस पर ध्यान न दे, बल्कि आपको तबादलों से होने वाली जो राजनीति है उससे बचना चाहिए, ट्रांसफर से बचना चाहिए, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं वो निश्चित रूप से सत्ता के साथ उनका हृदय परिवर्तन होता है। इशारों में उन्होंने ये भी कहा कि कौन क्या कर रहा है सब पर नजर है। और खास तौर से उन्होंने ये भी कहा कि बहुत अच्छी बात ये भी मुझे लगी कि भारत के प्रधानमंत्री वो किसी बड़ी होटल में न रुक करके बिल्कुल बीजेपी दफ्तर में गए, ऐसे जैसे कोई सामान्य कार्यकर्ता गया है। इससे लगता है कि जिस तरह से आरएसएस में उन्होंने काम किया, संगठन में उन्होंने काम किया, वो अनुभव उनके साथ काम कर रहा है, वो अपने अनुभव को साझा भी कर रहे हैं। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए, ये जरूरी नहीं कि जनता ने आपको जो अमेंडमेंट दिया है, अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो हो सकता है आपको पच्युत होना पड़े, परांगमुख होना पड़े, क्योंकि सत्ता का जो सुख है बड़ा मादक होता है, अधिकार सुख मादक और सारहीन होता है। ये पाठ भी उन्होंने पढ़ाया और साथ ये भी कहा कि मेरी योजनाओं को आप जन जन तक ले जाना है। अंत्योदय योजना का के आधार पर उन्होंने इस बात को भी कहा कि आप 60 दिन देखिएगा, 60 माह होते हैं, 5 साल की बात करें तो
आप एक विधानसभा में एक दिन में रहेंगे तो 60 गांव में आप जा सकते हैं। तो वहां जाकर के जब विधायक रात्रि प्रवास करेगा तो निश्चित रूप से ग्रामीण जो समस्याएं हैं, अंचल की जो समस्याएं हैं, क्योंकि प्रायकर जो विधायक बनते हैं उनका ध्यान जो है डिजाइन पर रहता है, या फिर अन्य जो मंत्री बन जाते हैं निश्चित रूप से उनमें एक अहम आ जाता है, उससे बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक तरह से पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, उनमें एक स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार किया है। जी मीना जी, मनीषा सिंह जी, जो बात राजेंद्र मधुकर कह रहे हैं वो हमने इन चुनावों में इससे पहले भी देखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली को लेकर तमाम तरह की बातें होती हैं, आलोचक भी है, समालोचक भी है, विपक्ष भी है, पक्ष भी है, पार्टी के भीतर भी लोग हैं जो उनसे सहमत नहीं है, पार्टी के बाहर भी लोग हैं जो उनके विरोधी हैं। लेकिन उसके बाद भी अभी नरेंद्र मोदी का सिक्का बीजेपी में चल रहा है और पूरा चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने नॉन परफॉर्मर्स को कैबिनेट से भी बाहर किया है और सांसदों को विधानसभा के चुनाव में मैदान में भी उतारा है। अब जो सांसद चुनाव हार गए उनका क्या होगा? उनकी परफॉर्मेंस पता चल गई, उनकी कितनी उनकी हैसियत है, कितना उनका मादा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का यहाँ पर बैठकर संदेश देना, जो बहुत सारे विधायक मंत्री नहीं बने हैं उनके लिए एक उम्मीद की किरण भी है, और जो मंत्री बन गए हैं उनके सामने एक चुनौती और चैलेंज भी है कि अगर ठीक से काम नहीं किया तो किसी भी दिन नप जाएंगे। जी निश्चित रूप से मीना जी, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी की खूबी है। उन्होंने प्रधान सेवक के रूप में काम किया है हमेशा, और उनका हमेशा से यही रहा है कि वह गुड गवर्नेंस की तरफ ध्यान दे। और जिस तरह से अभी आपने राजेंद्र जी ने भी कहा कि उन्होंने किस तरह से संदेश दिया है, सेवकों को यही कहा है कि आपको आम जनता के ऊपर ध्यान देना है। जो हमारी डबल इंजन की सरकार है उसको हर एक उसका लाभ हर एक आम आदमी तक पहुंचाना है। तो यहाँ पे सभी विधायकों को एक तरह से कहा गया है कि हमारा जो कार्य है वो नीति बनाना है और उसको लागू करवाना है। उससे ज्यादा आप ना सोचिए, नीतियां बनाए और लाभ में जो हमारी जनता है उसके लाभ में नीति करे। सुशासन की ओर उन्होंने ध्यान दिया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से हर एक गरीब तबके या गांव में जाके, जिस तरह से हमारा देश गांव में जा के उनसे मिले और वहां पे जाके उनसे बातचीत करे, और जो हमारी जो योजनाएं हैं वो हर एक आम आदमी, हर एक इंसान तक पहुंचाएं ताकि उसका वो लाभ ले सके। तो यहाँ पर विकसित भारत, जो उन्होंने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। जिस तरह से आपने देखा है कि अर्थव्यवस्था में 5वें पायदान पे है, तो वो पहले पायदान पे चाहते हैं। उसके लिए कार्य करने के लिए उन्होंने हर एक सेवक को, हर एक कार्यकर्ता को भी उन्होंने कहा है कि संगठन सर्वोपरि है और उसके साथ में जनता, आम जनता के लिए, कार्यकर्ता को आम जनता के लिए कार्य करना है। और कार्यकर्ता को किसी भी पद का भार सौंपा जा सकता है, तो आपको तैयार रहना है। हर एक कार्यकर्ता को हर एक आम आदमी के लिए काम करना है। तो यहाँ पे उनका जो मैसेज है वो साफ है। की तैयारी 2024 की सरकार के काम करने के साथ साथ ही शुरू हो चुकी है। 2028 की तैयारी बीजेपी ने यहाँ शुरू कर दी है इस मंत्र के माध्यम से। लोकसभा का चुनाव तो बस 4 महीने बाद है, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री का मकसद 2024 के इस लोकसभा के चुनाव के साथ साथ 2028 का जो चुनाव है उस पर भी नजर रखना है। प्रतिष्ठा यादव जी, आपके यहाँ क्या चल रहा है? 2024 की तैयारी कितनी है और विपक्ष के नेता को लेकर कोई तस्वीर साफ हो पाई है? एक तरफ आपका केंद्रीय नेतृत्व है, एक तरफ बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है। बड़ा जबरदस्त फर्क है। प्रदेश की राजनीति के राजनेता और प्रदेश की जनता दोनों इस फर्क को देख रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी और देश की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यशैली के फर्क को। देखिए मीना जी, आप बीजेपी का
आप कह रहे हैं उससे एक चीज, बीजेपी में पावर सेंटर एक जगह बन गया है, बाकी सबको जो आप बता रहे थे और वो सच्चाई भी है कि बाकी सबको मुंह पे फिंगर ही रखनी है, बाकी किसी को कुछ ना बोलना है और ना किसी को कुछ पता है कि क्या कहना है क्या नहीं करना। आप और हम सब ने देखा कि प्रधानमंत्री देश के हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने भी 3-4 दिन पहले शपथ ग्रहण की तैयारी करवा दी थी और वो बीच में ब्रेक लग गया, क्योंकि जो हकीकत में होना वो सिर्फ 2 लोगों के पास पावर सेंटर बन गया है और ये शंभू वाली घटना चीजें हैं। क्योंकि देखिए लोकतंत्र में पूरी पार्टी और सभी कार्यकर्ता, क्योंकि हो सकता है कुछ समय के लिए आप सबको शांत कर दे, हर कोई सर झुका के बातों को आपकी को माने, लेकिन एक विधायक भी 2.5 लाख से ऊपर, आज तो राजस्थान में हम देखें तो करीब करीब 3.25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसकी आवाज को अनसुना करना, कार्यकर्ताओं को मंत्र आप काम का तो दे रहे हो लेकिन वो क्या चाहते हैं उनमें से कोई भी विरोध ना करे, पहली बात यही निकल के आती है। और इस तरह का माहौल भी बीजेपी के अंदर आज अनुशासन के नाम पर हर किसी पर ही डंडा चल रहा है। हमने देखा कि जो बड़े बड़े नेता थे सभी लगभग शांत हो चुके हैं। अब ये शांति समुद्र के तूफान वाली शांति है या क्या है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन लोकतंत्र और जो ये सामंतशाही सोच जो आज बीजेपी के अंदर, मैं तो इसको सामंतशाही सोच की तरह मानती हूँ कि केवल राजा के सामने सबको सर झुकाकर ही निकलना है, उसके अलावा कुछ नहीं। जो भी निर्णय लेंगे प्रदेश के लिए ले या पंचायत के लिए ले, सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री जी लेंगे, बाकी सबको उसे सिर्फ फॉलो करना है, उसके अलावा किसी का अपना कोई व्यू नहीं, कोई विचार नहीं। तो ये चीज इस लोकतंत्र के लिए तो कहीं ना कहीं आप अगर हम बात करें। प्रतिष्ठा जी, आपको नहीं लगता कि बीजेपी में जिस राजा की, जिस कार्यशैली की, जिस निरंकुशता की, जिस एक व्यक्ति में सत्ता समाने की आप बात कर रहे हैं, उसका नतीजा ये है कि यहाँ पर वही व्यक्ति या वही सत्ता निरंकुश या वही राजा 2 बार चुनाव जीतने के बाद प्रदेश की यात्रा पर आ गया, पूरी कैबिनेट की तस्वीर साफ हो गई, मुख्यमंत्री ने काम करना शुरू कर दिया, और आपके यहाँ जहां पर सामूहिक नेतृत्व से काम होता है वहां एक व्यक्ति का अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो पाया। तो आपको नहीं लगता कि दोनों की कार्यशैली में से ज्यादा बेहतर कार्यशैली जनता किसकी मानेगी? देखिए ये सिर्फ दिखाने की बात है कि आधा ग्लास खाली और आधा भरे की बात है। जब हमारी पार्टी के अंदर मतलब कहीं ना कहीं जो इंदिरा जी का शासन था तो लोग उसकी बाद में आलोचना करते थे कि केवल इंदिरा जी सत्ता का केंद्र बने हुए हैं, और बीच में भी कि भाई गांधी परिवार के अलावा कुछ नहीं है। तो ये चीजें हैं कि अगर कांग्रेस में ऐसा होता है तो फिर सिर्फ एक परिवार की बात पर आकर कहीं ना कहीं मतलब परिवार की पार्टी परिवारवाद व्यक्तिवाद से परे है। इस भाजपा मैं बोल रही थी मीना जी, आप मनीषा जी प्लीज उनको बोलने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए अपनी बात। तो ये चीज का फर्क आप भी देख रहे होंगे, आप भी काफी टाइम से उसमें है प्रोफेशन में, कि अगर कांग्रेस करती है तो जैसे अभी भी आपने मनमोहन जी का, सॉरी आपने नहीं, श्याम सुंदर जी ने मनमोहन जी का एग्जाम्पल दिया कि पार्टी को निर्देश देना सोनिया जी का ही काम था। तो ये कुछ चीजें ऐसी है कि एक मैं तो ये मानती हूँ कि आज कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर बीजेपी करे तो सामंतशाही सोच को भी ये कहते हैं कि मैंने कई लोगों से सुना मीडिया के माध्यम से, आपसे नहीं, इसमें आपका नहीं है, लेकिन एक दो चैनल पे मैंने सुना मीडिया की जो हमारे एंकर होते हैं वो ये कहते हैं कि भय बिन प्रीत नहीं गोसाई। तो कहीं ना कहीं इस चीज से हम बाहर लेके आए थे कि भय बिन ही प्रीत हो, भय का जो शासन है वो खत्म हो। लेकिन आज वापस देश उसी सोच पर चला गया कि भय से भी प्रीत होनी चाहिए, भयभीत करने का एनवायरमेंट कंटिन्यू बना रहना चाहिए। अनुशासन बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए हर किसी में, क्योंकि बिना अनुशासन के चाहे कोई एक व्यक्ति हो या पार्टी हो, हर किसी में अनुशासन होना चाहिए। लेकिन अनुशासन के नाम प्रतिष्ठा जी दबा देना, आपका सवाल नहीं समझे। प्रतिष्ठा जी आप मेरा सवाल नहीं समझे, मैं वापस अपना सवाल दोहराती हूँ। उनके साथ जो हुआ इंदिरा जी,
इंदिरा जी के समय में निरंकुश लोगों ने उन्हें कहा या उनकी कार्यशैली कैसी थी, आज ये चर्चा का विषय नहीं है। आज बात ये हो रही है कि एक तरफ आपके आलाकमान का कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की कार्यशैली है कि आप एक नेता प्रतिपक्ष का अभी तक चयन नहीं कर पाए हैं, नाम अनाउंस नहीं कर पाए हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और आलाकमान की कार्यशैली है कि वो 2 बार अपने सारे फैसले करने के बाद प्रदेश की राजधानी पहुंच ये गए हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो ये देश के गृह मंत्री हैं, पहली बार हुआ और है यहाँ पर आप अपोजिशन के के बाद भी आपके समाज साथ के में बाद वो मंत्रालयों का कार्य हो ज्यादा चुका है, सरकार आने के बाद में भी जो निरीक्षण मनीषा जी, करने मैंने आ सवाल चुके आपसे हैं। थोड़ी पूछा है। मनीषा नहीं, जी, मीना प्रतिष्ठा जी को जी, बोलने दीजिए ना प्लीज। जी प्लीज। देखिए ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि मंत्री पद की शपथ लेने में जो टाइम लगा और तैयारी होने के बाद रुका, वो भी पहली बार हुआ। दूसरी बात कि अगर ये सब चीजें मंत्री बनने के बाद भी आप विषय पर नहीं रह पाती हैं। आपसे जो पूछा गया है सवाल, उसके अलावा आपके पास सारी बातों का जवाब है। बन गई ना कैबिनेट, अब तो बन गई। अब आप बता दीजिए अपने नेता प्रतिपक्ष, मैं जनता वही तो बता रही हूँ ना, आप अगर ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में होता, मीना जी, अगर ये सब कांग्रेस की गवर्नमेंट में होता कि मंत्री पद की शपथ की तैयारी के बाद नहीं होती, तो मीडिया के क्वेश्चन कैसे होते हैं? मंत्री पद की शपथ के बाद विधायक जो मंत्रियों को अपने डिपार्टमेंट का इतने के बाद अगर कांग्रेस की सरकार में पड़ता तो ये आला कमान पर क्वेश्चन खड़े हो जाते, लेकिन यहाँ इसको मैनेजमेंट से जोड़ दिया गया। ये सिर्फ हम दिखा क्या है, उस पर डिपेंड है। हकीकत है, ये सच्चाई बोल रही हूँ मैं कि मीडिया की क्वेश्चनों की धार ही बहुत अलग होती कि अब तक पता नहीं चला, क्यों नहीं पता, मंत्रियों को बेचारों को, उनको बेचारे बना दिए जाते, आज अनुशासन हो गया वो। तो मतलब ये दिखाने का सिक्के के 2 पहलू हैं, और उसको आप किस तरह से दिखा रहे हो। मैं उसी बात पर ही, आप वाली बात पर ही जवाब दे रही हूँ कि यहाँ पर जो हम बीजेपी जो कर दे उसको हम पॉजिटिव वे में दिखाएंगे, और जो थोड़ा सा क्वेश्चन में किंतु परंतु का होते ही क्वेश्चन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है या किसी का जवाब दे चेंज हो जाती है। ये सच्चाई कह रही हूँ कि अगर कांग्रेस की सरकार होती और तैयारी राजभवन में हो जाती तो पूरा मीडिया टूट पड़ता कि जो नेतृत्व है या आला कमान के फैसले के खिलाफ फलाना गया, डिगड़ा गया, ये हुआ वो हुआ, इस तरह क्वेश्चनों को 5 साल में बहुत आपके फेस भी किए हैं पूरे मीडिया के, आपका मतलब पूरे मीडिया के, ना केवल आपके। लेकिन आज उन्हीं क्वेश्चनों को इतना पोलाइट वे में पूछा जाता है या इतना पॉजिटिव वे में कि जो हुआ देश प्रदेश के लिए अच्छा होना था। तो ये चीजें हैं, ये हम क्या दिखा रहे हैं, इस चीज को किस तरीके से हम घुमा के दिखाएं, ये हम पर डिपेंड करता है। तो यहाँ तक प्रदेश के अंदर इतना चीजें एकदम नई सरप्राइज शॉकिंग हुई। प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम को चयन के लेकर अगर कांग्रेस के टाइम में इतना टाइम लग जाता तो हम बहुत सारा हमारे पास मटेरियल होता दिखाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये इसी के मतलब विपक्ष लगा लीजिए और जो बुद्धिजीवी है वो ये कहते हैं कि भाई आज मीडिया की स्वतंत्रता कहीं ना कहीं कम हो गई है, मीडिया शायद दिखा नहीं पा रहा, या तो कोई ना कोई रीजन है। क्योंकि अगर ये चीजें कांग्रेस में होती तो मीडिया का पहलू दिखाने का अलग ही होता इस परिदृश्य को, लेकिन यहाँ दिखाने का पहलू बिल्कुल अलग हो गया है। ये चीज का फर्क है, बस यही चीज मैं कहना चाहती हूँ। आपने तो कह दी अपनी बात। अब आप हमारे न्यूज 24 के पिछले 1 महीने के कार्यक्रमों को देखिएगा और उसमें ये जानिएगा कि हमने कितनी बार बीजेपी से ये सवाल किया है कि आपका कैबिनेट क्यों नहीं बन पा रही, आप कब तक अनाउंस करेंगे, क्या परेशानियां आ रही है। प्रतिष्ठा जी, हर किसी को शंका के दायरे से देखना बंद करिए। आपका काम जो है, कुछ पत्र कांग्रेस पार्टी से, अध्यक्ष से और आपके आलाकमान से हम भी गुजारिश करेंगे कि आप जैसे तमाम प्रवक्ताओं की कुछ अच्छे ट्रेनिंग सेशन भी जरूर कराएं, क्योंकि सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है वो सवाल आपकी पार्टी के संदर्भ में, और आप पूरे मीडिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, पूरे विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप अपना काम करिए ना, अपना जिम्मेदारी ठीक से निभाइए, दूसरे का दूसरा देखेगा। ये समय है, इस देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सिरांकों पर बैठाया है। लंबे समय तक सबसे ज्यादा राज इस देश में कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो विपक्ष में बैठने का भी आनंद लीजिए, विपक्ष की भूमिका को भी समझिए, विपक्ष में रहते हुए कैसे अपने आप को मजबूत किया जाए इस बात को भी देखिए। जिस बात की तारीफ करनी होगी उसकी बात की तारीफ की जाएगी,
और जो बात आलोचना की पात्र है उसकी आलोचना होगी, इसलिए उससे डरिए मत। बहरहाल कोई बात नहीं है। राधेश्याम जी, प्रतिष्ठा यादव जी जितनी परेशान है, मीडिया से गुस्सा है, किसी भी बात को सामान्यकरण कर देना, तमाम मीडिया के लोगों को एक ही तराजू में खड़े कर देना, तमाम विपक्ष को एक ही नजर से देखना, मेरे ख्याल से आप इस बात को समझेंगे कि सही नहीं है। देखिए प्रतिष्ठा जी, शायद सवाल आपका सुन नहीं पाए होंगे कि इनकी विपक्ष में सरकार है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनको मैं खुद यही कहना चाहूंगा और प्रतिष्ठा जी से भी निवेदन करूंगा कि आप ही अपने नेताओं से कहें कि जो मंत्र मोदी जी दे रहे हैं वैसा मंत्र आप ही सीखिए। आपको भी गिरबान में झांकना चाहिए, क्योंकि आप इस समय राजस्थान में सबसे बड़े विपक्ष के रूप में हैं और जनता ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, जितनी बड़ी जिम्मेदारी इस समय मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के पास है, उससे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी इस समय कांग्रेस के पास है। और कांग्रेस को इस समय अपना प्रतिपक्ष नेता बहुत जल्दी चुन लेना चाहिए था, क्योंकि नेतृत्व में कहीं ना कहीं कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो स्वीकार करना चाहिए, मैं भी स्वीकार करता हूँ अगर हमारी पार्टियां कहीं गलत करती है तो, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आज कांग्रेस अपना नेता चुन लेती है तो जो भी योजनाएं होंगी अगर जनता के हित में होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगी, कहीं जनता का नुकसान हो रहा है तो विपक्ष उसमें अपनी अहम भूमिका, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस के समय विपक्ष में थी, इतना मजबूत विपक्ष था कि वो बात को मनवाने में माहिर था, तो वो विपक्ष की भूमिका कांग्रेस अगर निभा सकती है तो मुझे लगता है कि 2024 के अंदर जो राजस्थान के अंदर 25 सीटों का जो भी नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री अपने विधायकों से पदाधिकारियों से रूबरू हुए हैं, वो मंत्र जो दिया उन्होंने, इसमें ये मंत्र जो अभी तक ना तो आपको पता है, ना हमें पता है, ना ही धनीशा जी को भी पता नहीं है। मंत्र जहां हम अंदाजा लगा रहे हैं, मंत्र 2024 का ही था कि हमें कैसे ये 2024 जीतना है। और बिल्कुल। मेरा कहना है मीना जी, 2024 के जरिए भी सुशासन की बात होती है तो उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। मनीषा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रतिष्ठा जी, विपक्ष मेरा में एक छोटा सा सवाल, हाँ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं ये कह रहा था कि मोदी जी ने मंत्र दिया, इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं और देश हमारे राजस्थान की मीडिया से रूबरू नहीं हुए, ये सब हमारे लिए बड़ी दुख की बात है कि अगर मीडिया से रूबरू होते तो आज ये मंत्र हमें पता लगता कि ये मंत्र दिया क्या है। ये दुख की बात अब नहीं होनी चाहिए। 10 साल तो बाद दिल्ली में भी नहीं हो रहा है, राजस्थान में क्या है, दिल्ली में नहीं हो रहा है। 10 साल में समझा दिया है। सनी जी कुछ बोल रहे हैं। जी सनी जी। जी, दिल्ली में नई बात हो रहा है, फिर राजस्थान में आके थोड़ी करेंगे ये। ऐसा कोई एक्सक्लूसिव चीज राजस्थान के लिए थोड़ी रखेंगे। मीडिया को बात करने का शौक तभी है जब सामने वाले को भी बात करने का शौक हो। विथ ड्यू बिल्कुल, ये भी सही है। देश के प्रधानमंत्री के लिए पूरा सम्मान होते हुए बात करने का, संवाद करने का आनंद तभी होता है जब दोनों तरफ से संवाद होता है। अगर देश के प्रधानमंत्री को बात करने का मन नहीं है तो मीडिया कैसे बात करेगा, और कैसे उनका मन होगा कि एक ऐसे व्यक्ति से बात की जाए जिनका मन ही नहीं है बात करने का। इसलिए वो चिंता आप छोड़ दीजिए राधेश्याम जी। मीडिया ये लोग बड़े खुश हैं कि देश के प्रधानमंत्री को इसलिए याद किया जाएगा कि उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की, तो वो सवाल लेना ही नहीं चाहते, वो वन वे ट्रैक रखना चाहते हैं अपना, वो अपने कामों में व्यस्त रखना चाहते हैं खुद को, हम ये मान लेते हैं, बशर्ते की। बहरहाल मनीषा जी सवाल तो उठेंगे, सवाल ये भी उठेंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने मीडिया से कोई संवाद ही नहीं किया अपने 10 सालों के टेन्योर में। हो सकता है पिछली बार की तरह 5 साल पहले जब वो एक बार मीडिया से बात करने के लिए आए थे, वैसे ही एक बार और आ जाए जाते जाते, लेकिन वो भी संवाद नहीं था, वो भी वन वे था। और साथ ही वो मीडिया के साथियों को शोध करने की सलाह देकर गए थे कि भाई हमें जो बीजेपी का चुनावी मैनेजमेंट है उस पर रिसर्च करनी चाहिए। कुछ लोगों को, पत्रकारों को काम ही देकर गए थे, पत्रकार नहीं समझ के उनके सवाल नहीं ले रहे थे। लेकिन ये किसी भी व्यक्ति का अपना विशेषाधिकार है कि वो कार्यशैली उसकी कैसी है, वो कैसे काम करना चाहता है। राहुल गांधी आज देश के सामने इतना आ रहे हैं, जब उनकी सरकार थी तब वो क्या कर रहे थे। और राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में रहना इसलिए नहीं आता क्योंकि विपक्ष में रहे ही नहीं बहुत लंबे समय तक, तो इसलिए विपक्ष में रहकर कैसे काम करना चाहिए इसकी आदत नहीं पड़ी। बीजेपी को तो आदत थी विपक्ष में रहने की, लंबा समय उन्होंने विपक्ष में निकाला,
अब क्योंकि सत्ता में आए हैं तो विपक्ष में जाने का डर उन्हें सता रहा है और इसलिए वो डबल काम करने की रफ्तार भी दिखा रहे हैं। काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब तो जनता देगी। आज की तारीख में बीजेपी के पास सीटों का गणित पक्ष में है। अब सवाल ये है मनीषा जी कि देश के प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को जो संदेश दिया वो तो कार्यकर्ताओं ने ले लिया, जैसा कि आपने कहा, हमने आपकी बात मानी। लेकिन अब सवाल ये है कि जो भीतर में नाराजगी है, जो भीतर में कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर कुछ लोग जिनको मंत्रालय नहीं मिले, कुछ लोग जिनको पद नहीं मिले, कुछ पुराने वरिष्ठ जिनमें वसुंधरा राजे भी शामिल हैं, इन सबको समय का इंतजार करना होगा। देखिए, निश्चित रूप से मीना जी, अगर आपने बताया जैसी हाँ, निश्चित रूप से मीना जी आपने बताया, आपने पूछा है कि जो नाराजगी की बात कही है। देखिए, अभी तो कोई भी नाराजगी सामने नहीं आई है और राधेश्याम जी ने कहा था कि मोदी जी ने मतलब आपसे भी अभी जिस तरह से सभी को पता है कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अपने विधायकों को मिलने आए थे, उनको सुशासन का मंत्र देने आए हैं, उन्हें आगे किस तरह से काम करना है और जनता ने जिस तरह से विश्वास तो जताया ही है भाजपा में, जिस तरह से उन्होंने मोदी जी पे विश्वास जताया है, तभी तो अभी 115 सीटें 115 विधायक चुनकर आए हैं और उन्हीं को मंत्र देने, उन्हीं को सुशासन का मंत्र देने और जो विश्वास जनता ने जताया है उसी का ब्यौरा लेने अभी मोदी जी आए थे। तो अभी इसीलिए वो अभी आप लोगों से नहीं रूबरू हो पाए और हो सकता है जल्दी, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो सभी के सामने है। तो मैं कहना चाहूंगी कि जिस राधेश्याम जी ने भी कहा कि उनके माथे पे शिकन थी, तो उनके माथे पे जरूर शिकन है। जो पिछले 5 सालों में जो जिस तरह का कुशासन रहा है राजस्थान में, उसको किस तरह से सही किया जाए उसी का मंत्र देने ही मोदी जी आए थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्य आप सभी देख चुके हैं। अनुशासन की पार्टी है प्रतिष्ठा जी, तो उस तरह से जो काम हुआ है वो सब आपके अनुशासन की पार्टी या मोदी का इनकलाब या मोदी का इस वक्त जो महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया है, श्याम सुंदर शर्मा जी, हमें उम्मीद करनी चाहिए श्याम सुंदर शर्मा जी कि इस वक्त बीजेपी में बहुत जो कैबिनेट है वो एक अनुशासन दिखाने का या अनुशासन के साथ काम करने का प्रयास जरूर करेगी प्रधानमंत्री के यहाँ आकर संदेश देने के बाद। कि मीना जी, जो मंत्री बना है, मुख्यमंत्री की तो स्थिति अलग होती है। जो मंत्री बना है उनके कार्यकर्ता और सब कुछ बेतहासा इंतजार करे हुए हैं कि हमारा काम कैसे होगा, क्या होगा, हमारी डिजायर लगेगी नहीं लगेगी, 3rd ग्रेड के टीचर की तबादला होगा नहीं होगा, बहुत सारे सपने सोचो के बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री का पद कितना बड़ा होता है, उनको तबादले की जरूरत क्या पड़ रही? तबादला तो नीचे के स्तर पे होता है, ऊपर के स्तर पे नहीं होता। केंद्र की सिस्टम अलग है। यहाँ तो अशोक गहलोत ने डिजायर सिस्टम जो सिस्टम पैदा कर दिया, वो डिजायर सिस्टम शायद बीजेपी खत्म कर पाएगी, मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो आकर के, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को शासन करना नहीं है यहाँ पर। प्रधानमंत्री जी तो वो बड़ी बड़ी बातें कह गए जो कहनी चाहिए, उनको कहने का अधिकार भी है। लेकिन वो मंत्री जो सजो के आया है, अपने कार्यकर्ताओं के बीच कह के आया है, मैं तुम्हारे काम करूंगा, मुझे जिता के भेजो, वो कार्यकर्ता तो आएगा जब सब जगह आता है। अब देखो किस स्थिति में क्या होगा मुझे नहीं पता। अब राधेश्याम जी की कसक तो बहुत अलग तरह की है। राजस्थान में कोई भी जमानत इनका बचा पाया क्या, मुझे नहीं पता। इनका कार्यकर्ता जितना चुनाव लड़ा था, कोई एक भी जमानत बचा पाया। और इनके तो मुख्यमंत्री जी को आधा तो नजरबंद कर ही रखा है मोदी जी ने। तो मोदी जी की पीड़ा निश्चित रूप से राधेश्याम जी की शिकन पे भी दिख रही है। उसके दिमाग में लग रहा है कि मोदी जी ने कर क्या दिया। इसलिए आपको चिंता का विषय मोदी जी का लगा, अच्छी बात है, क्योंकि आपको चिंता करनी भी चाहिए। जो स्थितियां आपके लिए पैदा कर रखी कि आप चुनाव में जा पाओगे नहीं जा पाओगे। प्रतिष्ठा जी बार बार बात कर रही थी, प्रतिपक्ष का नेता तो नहीं चुन पा रहे हो आप। हमने 1 लाइन का प्रस्ताव कब भेजा था, और 1 लाइन का प्रस्ताव अशोक जी भी दे के आए थे सोनिया जी को। फैसला हुआ ही नहीं, बगावत हो गई, सब कुछ हुआ, वो फैसला नहीं हो पाया। अब आपके यहाँ फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कमजोर स्थिति है क्या ऊपर, कि जो फैसला करेंगे तो दिक्कत आएगी। लेकिन देखिए, कल चिंता का विषय था कि वसुंधरा जी मौजूद नहीं थी।
वसुंधरा जी मौजूद क्यों नहीं थी मुझे नहीं पता, क्या तो घरेलू कारण रहे, क्या नहीं रहे, लेकिन एक संदेश देने का काम तो उन्होंने कह दिया कि मेरे लोगों को तो कुछ किया ही नहीं, आपने मेरी बात मानी नहीं। चुनाव जरूर लगाया, कुछ लोग जीत के आए, लेकिन सनी जी, उन्होंने कहा कि सनी जी, भ्रष्ट सनी सेबेस्टियन जी, वसुंधरा राजे की अनुपस्थिति से जो संदेश उन्होंने दिया है, उसका इस वक्त की राजस्थान की बीजेपी में कोई असर गवर्नेंस पर दिखेगा? नहीं, इमीडिएटली तो नहीं है, लेकिन इनका जो एक शुरुआत है या नहीं, ये यही देखना है, क्योंकि लोगों का ये एक फीलिंग है, अगर वो अभी नहीं रिएक्ट नहीं करती तो हमेशा के लिए इनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, और कॉम्प्रोमाइज करते तो इनका लीडरशिप ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए मेरे को नहीं लगता ऐसा छोड़ेगी, और ये इंडिकेशन है। और एक बार मैंने पहले भी कहा था, एक बार फर्स्ट लिस्ट में जब इनका लोगों का नाम नहीं आया और उन्होंने रिएक्ट की, फिर बीजेपी ने अपना फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए काफी चेंजेस, मतलब बाद में वो पैटर्न बदल दिया था। इसलिए हमको ये देखना है, अगर इनका रिएक्शन से पार्टी क्या स्टैंड लेंगे। टोटली इनको इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ज्यादा गुंजाइश इनका जो है रहता है या नहीं, ये देखने की बात है, क्योंकि विदाउट वसुंधरा बीजेपी ने इलेक्शन तो जीत लिया, ये तो एक फैक्ट है ना। तो इसलिए ज्यादा इसी फैक्ट शीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी बीजेपी, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। राकेश वशिष्ठ जी, जो देखिए वसुंधरा मीना जी मैं राजे कह के रहा नहीं, समर्थक किसी मैं मीना जमाने जी कह में रहा था, हुआ करते थे जी। नहीं मीना जी मैं कह रहा था कि मोदी जी को फिर ये गुटबाजी से दूर रहने की सलाह देने इसलिए पड़ी कि वसुंधरा जी मौजूद नहीं थी, इसलिए वसुंधरा जी बिल्कुल। के लोगों को पता पड़ जाए कि भाई देखिए हाँ, वसुंधरा जी नहीं है, इसके बाद में कह रहा हूँ गुटबाजी नहीं चलेगी यहाँ पर, तो ये बिल्कुल संदेश देने का बिल्कुल। काम इसलिए करना पड़ा। इसी वसुंधरा जी इसी होती तो इसी फिर वो संदेश गुटबाजी की इसी बात नहीं लाते। संदेश निश्चित रूप से इसी संदेश को बीजेपी के नेताओं ने और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किस रूप में लिया है? राकेश वशिष्ठ जी, वहां पर वसुंधरा राजे के आपके इलाके में, संभाग में जो फॉलोअर्स हुआ करते थे, आज भी उनकी उनके प्रति निष्ठा उतनी ही आप पाते हैं, या सत्ता के साथ समीकरण बदलना राजनीति की कड़वी हकीकत देखते हैं? देखिए अब जो समीकरण है भरतपुर संभाग के हैं, वो जितने कार्यकर्ता इनके थे, कुछ नेताओं को तो बीजेपी ने टिकट ही नहीं दिया, नगर से अनीता सिंह को टिकट नहीं दिया, अब नदवई से कृष्ण कौर दीपा को टिकट नहीं दिया, अब आपके कामा से जो वो चाहती थी उसको टिकट नहीं दिया, वो अपने मनपसंद का लेकर के आए। नगर से ऐसे डी कामा में तो पार्टी जो चाहती थी वो काम सारे किया। ज्यादातर कार्यकर्ता एक ऐसा है जो पार्टी के साथ रहता है, पार्टी सत्ता में रहती है, पार्टी मजबूत रहती है। आज वसुंधरा मजबूत रहती, सत्ता में रहती तो निश्चित रूप से वो उनसे चिपटे रहते। उन कार्यकर्ताओं को भी अपना भविष्य देखना है, अपने भविष्य को देखते हुए पार्टी, ज्यादातर जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी के साथ ही हैं, चाहे दिल में कुछ भी हो, लेकिन उजागर रूप से उनका कुछ नहीं, वो पार्टी के साथ लगे हुए हैं और अपना काम करने में लगे हुए हैं। अब वो भूलभाल एक नेता जरूर यहाँ रहे, विजय बंसल, जिनको की वसुंधरा ने खास तौर से टिकट दिलवाया। तो पहले गिरजाई तिवारी का टिकट लगभग फाइनल था और उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी, अपना प्रचार शुरू कर दिया था, लेकिन वसुंधरा राजे धौलपुर से जयपुर जाते हुए उनके होटल पर रुकी, पता नहीं क्या गुफ्तगू हुई, और विजय बंसल के टिकट के लिए वो अड़ गई वहां, और इतनी अड़ी कि जो संगठन है पार्टी का, उनको मजबूरन विजय बंसल को टिकट देना पड़ा। और हालांकि ये बात अलग है वो चुनाव हार गए वहां से, क्योंकि वहां भरतपुर में तो जीतने की स्थिति में केवल गिरधारी तिवारी ही थे, विजय बंसल चुनाव नहीं जीत सकते थे। लेकिन कार्यकर्ता जहाँ तक है वो पार्टी के साथ है, उसी के साथ रहेंगे। वसुंधरा और कमजोर होती हैं तो और दूर होंगे, अब क्योंकि सत्ता के साथ रहना ही ज्यादा पसंद करते हैं कार्यकर्ता, वो बहुत कम लोग होते हैं जिनकी व्यक्तिगत रूप से उनसे लगाव रहता है। राजनीति की कड़वी सच्चाई है, और इसी कड़वी सच्चाई के साथ राजनीतिज्ञों को अपना जीवन जीना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि आज आपके प्रदेश राजस्थान में आप हम सब जनता के लिहाज से सत्ता और संगठन में बैठे हुए लोगों ने क्या काम किया। आज देश के प्रधानमंत्री आए जयपुर और उन्होंने जो संदेश दिया उसका असर दूरगामी है। राजनीति में बीजेपी की सरकार में अब गुटबाजी का जो असर पिछले सरकारों में देखने को मिला वो नहीं हो,
यही साफ, स्पष्ट और सख्त संदेश देश के प्रधानमंत्री ने मौजूदा सरकार को दिया है। सरकार इस पर कितना अमल कर पाती है, ये आने वाले दिनों में हमें देखना होगा। तस्वीर हर दिन हम आगे आपके साथ साझा करते रहेंगे। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।